नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि क्यूबा के 32 सैनिकों ने दी जान, मादुरो को बचाने के लिए दी जान। और वेनेजुएला में अमेरिकी हमले में हुई मौत। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि अमेरिका ने शनिवार को वेनेजुएला पर अटैक किया और साथ ही वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को और उनकी पत्नी को पकड़ लिया। और इसी के बाद से अब सामने आया है कि मादुरो को बचाने में क्यूबा के 32 सैनिकों की भी जान चली गई है। क्यूबा सरकार ने घोषणा की है कि काराकास में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अगवा करने के लिए अमेरिकी सेना की ओर से चलाए गए ऑपरेशन के दौरान उसके 32 सैनिकों की मौत हो गई है। और इसी के बाद इन लोगों की मौत पर देश में शोक घोषित किया गया है। क्यूबा ने एक बयान में कहा है कि गहरे दुख के साथ हमारे लोगों को ये जानकारी मिली है कि 3 जनवरी को अमेरिका की सरकार की ओर से दोस्त देश वेनेजुएला के खिलाफ किए गए आपराधिक हमले के दौरान 32 क्यूबाई मारे गए हैं। और इसी के साथ देश में आज सुबह 6 बजे से 6 जनवरी को रात 12 बजे तक 2 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। राष्ट्रीय शोक की अवधि के दौरान सभी सार्वजनिक भवनों और सैन्य संस्थाओं में राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुका कर फहराया गया है। और ऐसे में राष्ट्रीय शोक के दौरान सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों और उत्साह संबंधित गतिविधियों को निलंबित किया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि वेनेजुएला में हुए हमले के बाद से 32 सैनिकों की जान चली गई है। ऐसे में वेनेजुएला ने अमेरिकी हमले में कई लोगों की जान गई है और क्यूबा के 32 सैनिकों ने जान दे दी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि वेनेजुएला की नई राष्ट्रपति को ट्रंप की धमकी। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से धमकी दे दी है। और साथ ही यहां पर नए राष्ट्रपति को ट्रंप ने धमकी दी है। डेल्सी को ट्रंप की धमकी मिली है और बात नहीं मानी तो मादुरो से भी बुरा हाल होगा। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी को बुरा हाल करने की धमकी दे दी है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर डेल्सी वहां नहीं करती है जो वेनेजुएला के लिए अमेरिका सही मानता है तो उसका हाल मादुरो से भी ज्यादा बुरा हो सकता है। एक दिन पहले ही ट्रंप ने कहा था कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात की गई है और वो वेनेजुएला में लोगों का जीवन स्तर सुधारने के लिए अमेरिका की अपेक्षाओं पर काम करने को तैयार है। ऐसे में ट्रंप ने कहा है कि अगर रेड्रिज अमेरिका की बात मान लेती है तो वेनेजुएला में अमेरिकी सेना तैनात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वहीं मादुरो को सत्ता से हटाने की आलोचना भी की जा रही है। साथ ही अमेरिका से मादुरो को वापस भेजने की मांग भी तेज हो गई है। वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट ने उपराष्ट्रपति डेल्सी का अंतरिम राष्ट्रपति बनाने का आदेश भी दिया है। ऐसे में एक रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में डेल्सी को तुरंत ही राष्ट्रपति के साथ अधिकारियों के साथ अंतरिम तौर पर कार्यभार संभालने के लिए भी कहा गया है। और खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि रूसी तेल खरीद पर ट्रंप की नई धमकी। भारत पर टैरिफ बढ़ाने का खतरा और भारत पर टैरिफ और बढ़ा सकते हैं ट्रंप। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि रूसी तेल को लेकर खरीद पर डोनाल्ड ट्रंप की नई धमकी सामने आई है। ऐसे में भारत पर टैरिफ बढ़ाने का भी खतरा है। तो इसके साथ ही भारत पर ट्रंप और बढ़ा सकते हैं टैरिफ। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर नई दिल्ली रूसी तेल मुद्दे पर मदद नहीं करता है तो देश भारतीय इंपोर्ट पर मौजूदा टैरिफ जो है वो बढ़ा सकता है। एजेंसी के मुताबिक ट्रंप ने एक पब्लिक संबोधन के दौरान ये बात कही है। भारत के रूसी तेल इंपोर्ट पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो असल में मुझे खुश करना चाहते थे। पीएम मोदी बहुत अच्छे आदमी हैं, वो एक अच्छे इंसान हैं। उन्हें पता था कि मैं खुश नहीं था, मुझे खुश करना जरूरी था। हम उन पर बहुत जल्दी टैरिफ बढ़ा सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत रूस के साथ तेल व्यापार की बात कर रहे थे जिसका उनकी सरकार लंबे समय से विरोध कर रही है। और अगस्त 2025 में भारत पर टैरिफ दोगुना करके 50% करने के पीछे रूस के साथ ऑयल ट्रेड को एक वजह बताया गया है। आपको दे दी कि भारत पर टैरिफ और बढ़ा सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। और ऐसे में रूसी तेल खरीद पर ट्रंप की नई धमकी सामने आई है। भारत पर टैरिफ बढ़ाने
का खतरा भी मंडरा रहा है। ऐसे में ट्रंप ने कहा है कि भारत पर टैरिफ और बढ़ा सकते हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि रूसी तेल खरीद पर ट्रंप की नई धमकी सामने आई है। भारत पर टैरिफ बढ़ने का खतरा है और ऐसे में भारत पर टैरिफ और बढ़ा सकते हैं ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी तेल मुद्दे पर बड़ी धमकी दे दी है और टैरिफ एक बार फिर से बढ़ सकता है। ऐसे में भारत पर 50% टैरिफ के बाद से एक बार फिर से ट्रंप की नई धमकी सामने आई है और डोनाल्ड ट्रंप ने एक संबोधन के दौरान ये बात कही है। भारत के रूसी तेल इंपोर्ट पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो असल में मुझे खुश करना चाहते थे। पीएम मोदी एक अच्छे इंसान हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान दिया है और ऐसे में तेल को लेकर एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप की नई धमकी सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला को लेकर एक बार फिर से कड़ा रुख अपनाया है और इसके साथ उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर वहां की अंतरिम सरकार अगर शर्तें नहीं मानी तो वो तेल बढ़ाएंगे। ऐसे में भारत को भी उन्होंने एक बार फिर से चेतावनी दे दी है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि एक बार फिर से तेल बढ़ाने को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को धमकी दे दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को फिर से टैरिफ की धमकी दी है। उन्होंने दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की है। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के खिलाफ लिए गए एक्शन के बाद काफ़ी चर्चाओं में बने हुए हैं। उन्होंने इसी बीच भारत को लेकर भी बड़ा बयान दे दिया है। ट्रंप ने भारत को चेतावनी देते हुए कहा है कि टैरिफ और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की है और साथ ही रूस के भी जिक्र किया है। ट्रंप ने भारत समेत कई देशों पर टैरिफ लगा दिया था और अहम बात यह है कि उन्होंने भारत पर 50% टैरिफ लगाया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाने का जिक्र करते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर वो असल में मुझे खुश करना चाहते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अच्छे इंसान हैं। इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की है। और खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि दिल्ली में आज से बढ़ेगी सियासी पारा और आज से दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र 8 जनवरी तक चलेगा। शीतकालीन सत्र और विधानसभा में कैग रिपोर्ट और फांसी घर पर होगी बहस। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि दिल्ली विधानसभा का सत्र 8 जनवरी तक चलेगा। ऐसे में दिल्ली में आज से सियासी तापमान जो है वो बढ़ जाएगा और आज से दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र चालू हो जाएगा और 8 जनवरी तक चलेगा शीतकालीन सत्र। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होने वाला है। ऐसे में 8 जनवरी तक ये सत्र चलेगा और इस दौरान राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो जाएगी। सत्र के अनुसार सत्ता पक्ष आम आदमी पार्टी की पिछली सरकार को घेरने की तैयारी में है, जिसे कैग रिपोर्ट के जरिए पूर्व मुख्यमंत्री के आवास मोहल्ला क्लिनिक के साथ साथ कथित फांसी घर के बाद चर्चाएं भी होगी। तो वहीं विपक्षी दलों की समस्याएं, खासकर पानी और प्रदूषण के मुद्दे पर भी दिल्ली सरकार पर हमलावर हो सकते हैं। ऐसे में 8वीं विधानसभा के चौथे सत्र की शुरुआत उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के अभिभाषण में शुरू होगी। विधानसभा सचिवालय ने सत्र के संचालन के लिए सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली है। ऐसे में बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो जाएगा और कैग की रिपोर्ट के बाद से बहस और तेज हो जाएगी। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ विकास जोगी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि क्या कुछ कहेंगे वो इस बारे में, क्योंकि आज से सत्र चालू होने वाला है शीतकालीन सत्र, हालांकि काफ़ी हंगामेदार रहने वाला है। विकास जी आज से दिल्ली का विधानसभा सत्र चालू होने वाला है, तो किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि काफ़ी हंगामेदार रहने वाला है। देखा जाए तो अभी विधानसभा सत्र जो शीतकालीन है, 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र है और इस सत्र को दिल्ली सरकार को बुलाने का बस हेतु यही रहा होगा कि कुछ जो बिल पास होने हैं या फिर अपनी जो सरकार की जो उन्होंने नीतियां बनाई है, जो काम किया उसको जनता के बीच में दिखाना और सत्र एक तो पास होना। लेकिन जो वर्तमान सरकार जो 3 जो रिपोर्ट लेकर आ रही है उसमें शीश महल का जो विषय है और दिल्ली जल बोर्ड वाला, दिल्ली सरकारी यूनिवर्सिटीज की रिपोर्ट को लेकर, लेकिन होता क्या है कि चुनाव से पहले और चुनाव के बाद भी
सरकार बन गई, लेकिन आज भी मुझे लग रहा भाजपा शीश महल के दायरे से बाहर निकलकर नहीं आ रही है। क्योंकि अगर देखा जाए तो आज की स्थिति में सबसे पहले वर्तमान सरकार को प्रदूषण और यमुना सफाई को लेकर प्रदूषण और यमुना सफाई को लेकर काम करना चाहिए। पर प्रदूषण की स्थिति चाहे सरकार हो, चाहे आम लोग हो, चाहे आम जनता हो, सभी लोग बहुत बुरी तरीके से उसमें घिरे हुए हैं। उस पर कोई बात नहीं होगी। लेकिन शीश महल मतलब होता क्या है कि मुद्दा ये है, वर्तमान सरकार का भी, जो भी सरकार है पिछली रही उसमें वर्तमान सरकार का भी बस यही विषय है कि किसी भी तरीके से कैसे भी जनता को के जो अहम मुद्दे हैं उनको से भटकाया जाए और वही केजरीवाल जी के दायरे में ही लेकर इनको सारे काम करने हैं। तो ऐसे नहीं चलेगा। दूसरा भी देखा गया तो वो एक जो आवारा कुत्तों को लेकर जो विषय था उसमें शिक्षकों को लगाया जा रहा है। मतलब कौन सी मानसिकता की वर्तमान सरकार राजनीति कर रही है? शिक्षक एक अपना दायरा होता है उसको लेकर, लेकिन गलत है। और दूसरा, ये 3 दिवसीय जो सत्र है, मेरा अपना आकलन है कि इस 3 दिवसीय सत्र में कोई भी पॉजिटिव चीजें नहीं होंगी। कहीं ना कहीं इधर उधर से छोटा सत्र ये है, 3 दिन का है। और ऐसे में एक सवाल मेरा और है कि क्या प्रदूषण का मुद्दा भी बहुत ही जोरों से उठेगा? विपक्ष प्रदूषण को लेकर घेरेगा और घेरेगा नहीं, घेरना ही चाहिए विपक्ष को लेकर। क्योंकि एनसीआर की स्थिति उसमें चाहे एक निम्न दर्जे से लेकर हाई क्लास के सारे लोग एक प्रदूषण की मार झेल रहे हैं। और देखा जाए तो 350-400 AQI होना मतलब कितना जहरीली हवा में हम लोग दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं। उस पर सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। सरकार जो विपक्ष में थी भाजपा, वो चीख चीख कर कहती थी हम प्रदूषण मुक्त कर देंगे दिल्ली को, पानी का ऐसा कर देंगे। कुछ नहीं है, जस की तस दिन दिल्ली बनी हुई है। प्रदूषण भी ऐसा ही और गंदगी भी ऐसा ही है। जगह जगह देखा जाए आम गंदगी के पहाड़ हैं। और जो दिल्ली के अंदर 3 और 4 पहाड़ की बात करते थे उसमें कुछ भी नहीं हुआ। और धीरे धीरे देखा जाए तो सरकार को भी बड़ा एक लंबा समय होने को जा रहा है। तो लग रहा है ये भी सरकार भाजपा पिछली सरकार की तरह हवा हवाई महसूस हो रही है। सभी को दिख भी रहा है इस पर, और इस पर कठिन कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम एक केजरीवाल शीश महल को लेकर ही सारे 5 साल निकालने की स्थिति में होगी। जनता जागरूक है, जनता ने आपको मौका दिया है, उस पर जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल विकास जी, ये बात तो सही बोल रहे हैं। लेकिन क्या लग रहा है कि इस बार जो सत्र है 3 दिनों का ही है, तो क्या कुछ चर्चाएं हो सकती हैं? किन मुद्दों पर चर्चाएं हो सकती हैं? दिल्ली वर्तमान सरकार विकास कार्य जो हो रहे हैं उसकी प्रगति रिपोर्ट लेकर आएगी। प्रशासनिक जो दक्षता दिखाने की स्थिति में होगी, वित्तीय अनुशासन जैसे मुद्दे पर खास फोकस रखने की स्थिति में होगी। लेकिन हमको ये नहीं लग रहा कि ये जो बीच में जो उसको शीश महल वाले दायरे को लेकर आएंगे तो विपक्ष कहीं ना कहीं इनको उसी शीश महल वाला तो मुद्दा ये हो जाएगा विकास जी कि हम चीजों को भटकाने की कोशिश करें। क्योंकि असल मुद्दा जो है वो, जहां तक मुझे लग रहा है कि ये प्रदूषण का होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। लेकिन ये जो अगर शीश महल केजरीवाल को लेकर आएंगे तो विपक्ष के विधायक, चाहे विपक्ष के कांग्रेस के हों या आम आदमी पार्टी के हों, वो सब लोग प्रदूषण को लेकर ही घेरेंगे। और उसी को लेकर फिर देखना फिर विधानसभा सत्र से को सस्पेंड होंगे और फिर जो है अनिश्चितकालीन के लिए रोक दिया जाएगा। ये सब चीजें हम सबको देखने को मिलेंगी। ये जो बड़ा कह नहीं सकते कुछ आज देश की राजनीति कैसी चल रही है, किस दिशा में जा रही है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया विकास जी। बता दें कि आज से दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र चालू होने वाला है। और ऐसे में ये भी कह सकते हैं कि बहस जो है वो काफ़ी हंगामेदार होने वाली है। विपक्ष जो है वो प्रदूषण के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है। और खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि लालू यादव की याचिका पर सुनवाई आज, और दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका पर सुनवाई आज होगी। और IRCTC घोटाले में राज्य रेवेन्यू कोर्ट के आदेश को दी है चुनौती। बड़ी जानकारी आपको दे दे कि आज लालू यादव की याचिका पर सुनवाई होगी और दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका पर सुनवाई आज है। और IRCTC घोटाले में राज्य रेवेन्यू कोर्ट के आदेश को दी है चुनौती। दिल्ली हाई कोर्ट सोमवार यानी आज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की याचिका पर सुनवाई कर सकता है। और इस याचिका में उन्होंने IRCTC होटल घोटाले मामले में उनके और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप तय करने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी है। और ये मामला न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा के समक्ष सूचीबद्ध है। और अपनी याचिका में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख ने दावा किया है कि आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार, आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी से संबंधित अपराधों के लिए आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है।
उनके आपराधिक पुनरीक्षण याचिका में रावजेवनी कोर्ट ने उनके और अन्य परिवार के सदस्यों के खिलाफ आपराधिक आरोप तय करने के आदेश को चुनौती दे दी है। बता दें कि 13 अक्टूबर को दिल्ली के रावजेवनी कोर्ट ने इस मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय कर दिया था और कोर्ट ने इस मामले में आईपीसी की धारा 428 और 120B और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13(2) के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया। ऐसे में आज लालू परिवार के लिए बेहद ही अहम दिन है। IRCTC घोटाले में रावजेवनी के खिलाफ यहाँ पर सुनवाई होने वाली है। लालू यादव की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और इंद्रापुर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से फैला प्रकोप को रोकथाम में जुटे स्वास्थ्य विभाग ने 9000 से ज्यादा लोगों की जांच की है और इसमें 20 नए बीमार मिले हैं। प्रकोप के कारण अभी भी कई जिलों में 142 मरीजों का इलाज चल रहा है। ऐसे में इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से फैले उल्टी दस्त के प्रकोप को रोकने में जुटे स्वास्थ्य विभाग ने 9000 से ज्यादा लोगों की जांच की है और इन जांच में स्वास्थ्य विभाग को उल्टी दस्त के 20 नए बीमार मिले हैं और इस प्रकोप के कारण अब तक 300 से ज्यादा मरीजों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा है और जिसमें से 256 को स्वस्थ होने के बाद से छुट्टी भी दे दी गई है और अभी भी कई अस्पतालों में 142 मरीजों का इलाज चल रहा है। 11 लोग आईसीयू में भर्ती हैं और ऐसे में प्रशासन ने अब तक 6 मौतों की पुष्टि भी की है। वहीं स्थानीय लोग 16 मौतों का दावा कर रहे हैं। तो वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं और असम के मोरीगांव जिले में 5.1 तीव्रता का भूकंप आया है और ऐसे में बड़ी जानकारी आपको दे दें कि एक बार फिर से असम की जमीन हिली है। असम के मोरीगांव जिले में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं जिसकी तीव्रता 5.1 मापी गई है और इस बात की जानकारी नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजिक ने दी है। भूकंप के झटके सुबह महसूस हुए और भूकंप के झटके असम के कई जिलों और मेघालय के शिलोंग में भी महसूस किए गए। भूकंप ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण किनारे मोरीगांव जिले में रिकॉर्ड किया गया। भूकंप का असर असम से बहुत दूर तक फैला। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से और इसके साथ ही मेघालय राज्य, साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में भी झटके महसूस हुए हैं। भूकंपीय रिपोर्ट के अनुसार झटके इतने तेज थे कि सेंट्रल पूर्वी भूटान, चीन और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। अधिकारियों ने बताया कि जानमाल के नुकसान की कोई भी तत्काल खबर नहीं आई है। हालांकि सेंट्रल असम के कुछ हिस्सों में रहने वाले लोगों ने हल्का सा मध्यम झटका महसूस किया है। अधिकारी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। तो वहीं ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में IAS अधिकारी राजेंद्र कुमार पटेल की गिरफ्तारी के बाद उनको निलंबित कर दिया है और ईडी की जांच में पता चला है कि IAS अधिकारी और सुरेंद्रनगर के पूर्व जिलाधिकारी राजेंद्र कुमार पटेल ने भूमि उपयोग परिवर्तन आवेदनों को मंजूरी देने के लिए 5 रुपए से 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर तक रिश्वत की दर तय की थी और ईडी ने 2 जनवरी को अहमदाबाद की एक विशेष PMLA अदालत में दाखिल रिमांड याचिका पर कहा है कि CLU आवेदनों पर तेजी से कार्रवाई के लिए रिश्वत की मांग की जाती है और रिश्वत की रकम गुजरात से जिलाधिकारी के कार्यालय से संचालित मध्यस्थों के एक नेटवर्क के माध्यम से भेजी जाती है। कोर्ट ने राजेंद्र कुमार पटेल को 7 जनवरी तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है। डिजिटल साक्ष्य के अनुसार रिश्वत वसूली का हिसाब किताब रखा जाता था और समय समय पर जिलाधिकारी के निजी सहायक को भेजा जाता था और अब तक की जांच में 800 से अधिक CLU आवेदनों का पता चला है जिसमें कथित तौर पर रिश्वत दी गई है और इस तहत 10 करोड़ रुपए से अधिक की रिश्वत अपराध के जरिए एकत्रित की गई है। तो वहीं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी राज्यों में सर्दी बढ़ गई है। मध्य प्रदेश, राजस्थान में शीतलहर के साथ घना कोहरा छाया है। मध्य प्रदेश में सोमवार सुबह इस सर्दी के सीजन का अब तक का सबसे ज्यादा कोहरा रहा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में विजिबिलिटी जो है वो 20 मीटर से भी कम रही और राज्य के 18 जिलों में स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई। भोपाल और धार की अगर बात करें तो बच्चों को सर्दी से राहत के लिए स्कूल की टाइमिंग सुबह 9:30 बजे कर दी गई है। राजस्थान में रविवार को सीजन का सबसे सर्द दिन और सर्द रात रही। माउंट आबू की बात की जाए तो लगातार तीसरे दिन तापमान 0 दर्ज किया गया। 7 शहरों में रात का तापमान 5 डिग्री से नीचे रहा। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में 1 हफ्ते और कड़ाके की सर्दी रहेगी। यूपी में पहाड़ों जैसे कपा देने वाली सर्दी पड़ रही है। आज सुबह झांसी, गोरखपुर समेत 50 जिले घने कोहरे की चपेट में है। विजिबिलिटी जो है वो 10 मीटर तक सिमटी हुई है और ऐसे में लखनऊ, भदोही, बलिया
और गाजीपुर समेत 10 शहरों में बादल छाए हुए हैं। 10 से 15 किलोमीटर की रफ्तार में सर्द हवाएं चल रही हैं और बता दें कि लगातार सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। और ये हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं 6 अलग अलग राज्यों की, जहां पर असम, पुंछ, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मुंबई, भद्रवाह है, जहां पर सर्दी का प्रकोप जो है वो किस तरह से पड़ रहा है लोगों पर। ऐसे में असम की बात करें, यूपी की बात कर ले, विजिबिलिटी जो है वो बेहद ही कम है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी घना कोहरा है और ऐसे में ठंड की मार और शीतलहर भी देखने को मिल रही है। पुंछ में लगातार बर्फबारी हो रही है। ऐसे में सैलानियों का रुख लगातार बढ़ता ही जा रहा है। सैलानी जो हैं वो बर्फबारी का आनंद लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में मुंबई की बात करें तो मुंबई में भी ठंड जो है उसने दस्तक दे दी है। लगातार कोहरा देखने को मिल रहा है, विजिबिलिटी जो है वो बेहद ही कम है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।